हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी और इसमें आपको आपके सिलेबस के बारे में आज बताया जाएगा। जिस प्रकार से आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लासों में भूगोल के दो पेपर पढ़े जाते हैं, उसी तरीके से थर्ड ईयर के अंदर भी आपके 2 पेपर हैं। पहला पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल और दूसरा पेपर है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल का सिलेबस आपको आज बताएंगे। इसमें 5 यूनिट हैं। जिस प्रकार आपने पहले भी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा, सभी पेपरों में 5-5 यूनिट थी, उसी प्रकार से थर्ड ईयर में भी प्रत्येक पेपर की 5-5 यूनिट हैं। तो उसका थोड़ा समरी हम आपको बताएंगे। देखिए, भारत के भूगोल में सबसे पहली यूनिट जो है उसमें हम भारत की जो स्थिति है यानी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी भारत की लोकेशन क्या है, उसकी एशिया के संदर्भ में उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें एक अगला बिंदु जो है वो विभिन्नता में एकता। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है और विभिन्नता में एकता हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी भारत विविधताओं का देश है। हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि भारत में विविधताएं पाई जाती हैं और शायद विश्व के किसी भी देश में इतनी विविधताएं देखने को नहीं मिलेंगी जितनी विविधता हमारे भारत में पाई जाती है। हमारे भारत में विविध प्रकार के धर्म हैं, विविध प्रकार की जातियां हैं, मजहब हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी भारत में एकता पाई जाती है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ी विशेषता है और उस विशेषता का अध्ययन हम इस पहली यूनिट में भिन्न विविधता में एकता के रूप में हम करेंगे। तो ये हम अगला इसमें उच्चावार हमारे भारत की स्थलाकृतियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, तो उत्तर में विशाल हिमालय, उसके दक्षिण में अगर आए हम तो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है जो विश्व का सबसे उपजाऊ प्रदेशों में से एक माना जाता है। तो हिमालय जो कि पर्वत श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार और जो समुद्र है महासागर, यानी इस तरीके से ये प्रायद्वीपीय पठार, इधर बंगाल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और इसके बीच का ये हिस्सा जो है ये तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है, तटीय मैदान। साथ ही हमारे यहाँ मरुस्थल है, राजस्थान का थार का मरुस्थल, ये भी इसमें आता है और द्वीप समूह जो हमारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनके अंदर उठे हुए जो स्थल भाग विविध द्वीप पाए जाते हैं, तो वो भी स्थलाकृतियों में आते हैं, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत नदियों का देश है। कहते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ,
एक तरीके का बहुत बड़ा तंत्र बनाती हैं। भारत में नदियों का बहुत बड़ा तंत्र है, अपवाह तंत्र। और जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार का तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे देश में नदियों का एक तंत्र है, अपवाह तंत्र है, उसका हम अध्ययन इस यूनिट के अंदर करेंगे। साथ ही भारत की जलवायु, भारत की जलवायु की अपनी एक विशेषता है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। आप देखिए, शीत ऋतु, सर्दी का ऋतु है, गर्मी का ऋतु है, वर्षा का ऋतु है। विभिन्न प्रकार की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं और ये हमारे भारत की बहुत बड़ी विशेषता है जलवायु की। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है भारतीय मानसून। भारतीय मानसूनों के बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत में जो वर्षा काल है और जो भारत में वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनों के द्वारा, अरब सागर के मानसूनों के द्वारा। तो ये मानसून की वर्षा के बारे में हम इस यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला इसमें बिंदु आता है मृदा, यानी मिट्टियां। देखिए, मृदा हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि मृदा खास करके कृषि प्रधान देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है और मिट्टियां, क्योंकि मिट्टियां वनस्पतियों की फसलों का आधार मानी जाती हैं। और इसी तरीके से हमारे भारत में भी मिट्टियां विविध प्रकार की देखने को मिलती हैं। उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखेंगे तो विविध प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियों की समस्याएं हैं, मिट्टियों का संरक्षण है, ये सारी चीजें हम मृदा के रूप में इसमें पढ़ेंगे। साथ ही प्राकृतिक वनस्पतियां, हमारे भारत में विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों को आप जानते हैं, जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जलवायु है, मिट्टियां हैं, इनमें विविधताएं हैं। तो जब इनमें अलग अलग भिन्नताएं अलग अलग प्रदेश में पाई जाती हैं तो स्वाभाविक है कि वनस्पतियां भी हमारी अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियां विविध प्रकार के जो वन हैं और वनों में जो उनका विनाश हो रहा है और किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, इसके बारे में हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही वन्य जीव, देखिए, जब वन समाप्त होते गए, वनों के साथ साथ वन्य जीवों का भी शिकार होता चला गया। क्योंकि जब वन समाप्त हो गए, जंगली पशुओं का, जानवरों का घर जो था वो जंगल है, वनस्पतियों के क्षेत्रों में रहने वाले हैं। और जब ये वहां से उजड़ गए तो ये इधर उधर भागे, तो लोगों ने इनका शिकार करना प्रारंभ किया। वन्य जीवों का हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो वन्य जीवों का भी अध्ययन, इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इसका अध्ययन हम इस यूनिट में, पहली यूनिट में करेंगे। तो इस प्रकार से ये पहली यूनिट आपकी हो गई। दूसरी यूनिट जो है वो है कृषि। कृषि हमारे भारत की प्रमुख विशेषता, यानी कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। अब इस यूनिट के अंदर हम विविध प्रकार, क्योंकि भारत में विविध प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, उन फसलों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, चाय है, कहवा है, रबर है एवं कपास, ये हम अध्ययन करेंगे। और इनमें से एक फसल आपको परीक्षा के अंतर्गत अवश्य मिलती है। इसमें फसलों का क्या भौगोलिक स्थितियां पाई जाती हैं, यानी किस भौगोलिक परिस्थिति में, किस जलवायु में, किन मिट्टियों में
कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, गन्ना के लिए कितनी वर्षा, कितना तापमान, मिट्टियां किस प्रकार की चाहिए, खाद कैसी चाहिए, धरातल का स्तर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सभी फसलों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत में जो विविध प्रकार के कृषि प्रदेश पाए जाते हैं उन कृषि प्रदेशों का भी हम अध्ययन करेंगे। एक इस यूनिट में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हरित क्रांति। हरित क्रांति देखिए, भारत के लिए, भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी हमारे भारत की कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी। जमीन हमारे पास बहुत सारी थी, खेती और जमीन, लेकिन अन्न का उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि हमारा किसान परंपरागत तरीके से यानी पुराने रूढ़िवादी तरीके से, पिछड़े तरीके से खेती करता था, और जिसके कारण हमारी खेती यानी उत्पादन किसान को उतना नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए था। और कहते हैं कि भारतीय कृषि पूरी तरीके से मानसूनों पर निर्भर रहती थी। तो किस प्रकार से भारतीय कृषि को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से भारतीय कृषि को सुधारा जाए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रकार से ज्यादा लिया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहली जो सोचा गया कि क्यों ना हम जो भारत मानसूनों पर निर्भर रहते हैं इसकी निर्भरता को कम किया जाए, और इसके लिए कहा गया कि भारत नदियों का देश है और क्यों ना नदियों के ऊपर बांध बांध के हम उसके जल को खेतों तक, दूर दराज खेतों तक जहाँ फसलें सूखने लगती हैं वहां पर पानी को पहुंचाएं। तो जल बांध बांध के नदियों पर पानी को खेतों तक पहुंचाया गया। उन्नत बीजों का, उन्नत खाद का यानी रासायनिक खादों का, मशीनों का उपयोग करके वैज्ञानिक पद्धति से खेती की गई, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं। और इससे बहुत फायदा हुआ भारत को, खास करके खाद्यान्नों में, खाद्यान्न फसलों में, गेहूं और चावल की फसलों में विशेषकर इसका बहुत बड़ा योगदान हुआ। और कहते हैं कि हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। हम गेहूं दूसरे 70 से पहले के दशक में हम गेहूं दूसरे देशों से मंगाते थे, आज हम हरित क्रांति के माध्यम से हम आत्मनिर्भर हो गए। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है हरित क्रांति। इसके बाद आता है खनिज। देखिए, खनिज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और भारत खनिजों का देश है। विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। लो एस्क है, मैग्नीज है और बॉक्साइड है, जिप्सम है, अनेकों। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके वितरण के बारे में, और साथ ही ऊर्जा के संसाधन। देखिए, ऊर्जा के संसाधन में प्रमुख रूप से हम जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का अध्ययन करते हैं। परंपरागत में हम इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका अध्ययन करेंगे। कोयला हमारे यहाँ शक्ति का बहुत प्राचीन समय से, पुराने समय से इसका उपयोग शक्ति के साधन के रूप में करते आए हैं। पेट्रोलियम है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें कहाँ कहाँ भारत में इसका वितरण है, इसका उत्पादन क्या है और किस प्रकार से, क्योंकि जो परंपरागत संसाधन है ऊर्जा के, ये सीमित समाप्य संसाधन है, यानी एक बार इस्तेमाल होते करने के बाद ये दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, और साथ ही सीमित मात्रा में है। तो ऊर्जा के संसाधन का उत्पादन, संरक्षण आदि का अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। साथ ही तीसरी जो यूनिट है उसमें उद्योग आते हैं। देखिए, उद्योग भी हमारे किसी भी प्रदेश के विकास का प्रमुख रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उद्योगों को। अगर किसी प्रदेश के विकास को देखना है तो वहाँ के उद्योगों को से हम कह सकते हैं कि ये प्रदेश कितना विकसित है। तो भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए कौन कौन सी स्थितियां होनी चाहिए और अलग अलग
जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कागज एवं लुगदी, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सभी उद्योगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और क्या इनकी स्थितियां यानी कौन सा उद्योग कहाँ पर लगाया जाए। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग आज वर्तमान समय में हमारा कह सकते हैं भारत का आधारभूत उद्योगों में से एक माना जाता है। खनिजों में भी देखा जाए तो आधारभूत खनिज कहते हैं लोहा को, क्योंकि कहते हैं कि छोटे से छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो लोहे से बनाई जाती है, लोहा इस्पात उद्योग के माध्यम से। तो लोहा हमारे हर कदम पर काम में आने वाला खनिज है। तो इसमें लोहा इस्पात उद्योग ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये भारी उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल जो है वो भारी है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये स्थापित किया जाए जहाँ पर कच्चे माल की बहुलता पाई जाए, श्रमिक पाए जाए, सस्ते जल हो, शक्ति के साधन हो, जहाँ ये नजदीक पाए जाएंगे वहाँ पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। वस्त्र उद्योग भी हमारे भारत का प्रमुख उद्योगों में से एक बड़ा उद्योग माना जाता है। वस्त्र उद्योग में साथ ही कागज एवं लुगदी उद्योग, रासायनिक उर्वरा उद्योग और सीमेंट उद्योग की स्थिति, इसका वितरण एवं उत्पादन आदि के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत के औद्योगिक प्रदेश, भारत में विभिन्न प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हैं, तो उन औद्योगिक प्रदेशों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो बिंदु है वो है परिवहन। परिवहन तंत्र किसी भी प्रदेश के विकास का प्रमुख आधार माना जाता है। देखिए, परिवहन के 3 माध्यम होते हैं: स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। स्थल परिवहन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक सड़क परिवहन और रेल परिवहन। इसमें हम अध्ययन करेंगे। एक पाइपलाइन भी माध्यम है इसका परिवहन का, लेकिन वो तरल पदार्थों का ही उससे परिवहन किया जा सकता है। साथ ही वायु परिवहन, वायु परिवहन में एक आपके अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन है और एक देश के अंदर जो परिवहन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही जल परिवहन, तीसरा जो माध्यम है जल परिवहन, सबसे सस्ता और टिकाऊ परिवहनों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय से ये परिवहन का सबसे बड़ा साधन रहा है हमारा जल परिवहन, क्योंकि पहले सड़कें, रेल लाइनें नहीं हुआ करती थी, लोग नदियों के माध्यम से परिवहन किया करते थे। ज्यादातर आज आप देखिए प्राचीन जितने भी नगर हैं किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो परिवहन व्यवस्था इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है, आयात और निर्यात, उस आयात और निर्यात के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि भारत किस चीजों का निर्यात करता है और किस चीजों का आयात करता है। तो उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे तीसरी यूनिट। चौथा जो यूनिट आती है वो है जनसंख्या। देखिए, भारत वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अगर किसी समस्या से गुजर रहा है तो वो है जनसंख्या, और इसमें भी सबसे पहली जो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जिस तीव्र गति से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यानी हमारे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। जितने संसाधनों का सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उससे कई ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या हमारे लिए किस प्रकार से एक समस्या बनी हुई है, हर क्षेत्र में हमारे लिए एक तरीके से बाधा के रूप में खड़ी है ये जनसंख्या। और भारत की अगर जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर देखें तो 1901 से और 2000 तक की जनसंख्या के अगर आंकड़ों का हम अध्ययन करें तो 11 से 21 का दशक एक ऐसा दशक था जिसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि माइनस में गई। बाकी प्रत्येक दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि प्लस में हुई है। और 61 से 71 का दशक जो रहा उसमें
सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो जनसंख्या वृद्धि एक हमारे लिए समस्या है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा भी हम इसमें पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो एक निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या में जो बदलाव होता है, अंतर आता है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वितरण और घनत्व, जनसंख्या का वितरण हमारे भारत में, क्योंकि भारत इस तरीके से विविधताओं में बटा हुआ है और इसी के कारण हमारे यहाँ जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग पाया जाता है। कहीं जनसंख्या बहुत सघन है, जैसे सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में अगर हम देखें तो हमारे भारत की सबसे सघन जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर आप मरुस्थल में देखें जाके तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण घनत्व बहुत कम पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। साथ ही ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या या नगरीकरण। देखिए, आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार सीमित होते जा रहे हैं, और जो रोजगार सीमित हो रहे हैं, गांव में लोगों को पास रोजगार नहीं बचे, इसलिए लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो नगरों में जब जनसंख्या एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रही है तो वो भी एक हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या विस्फोट, देखिए जनसंख्या विस्फोट शब्द से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि विस्फोट एक खतरनाक स्थिति। तो भारतीय जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, जो तीव्र गति से बढ़ रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और जनसंख्या संबंधी समस्याएं, जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही नीतियां, देखिए जो इस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर कंट्रोल करना है तो हमारी सरकार को कठोर सरकारी नीतियां बनानी होंगी, तब जाकर, और उनको कठोर बनाकर लागू करना होगा, तब जाके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इसमें हम जनसंख्या नीतियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और नियोजन, किस प्रकार से नियोजित करके नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जनसंख्या स्थिर की जा सकती है। तो ये हमारी चौथी यूनिट है। लास्ट 5वीं यूनिट जो है वो समसामयिक मुद्दे, भारत के समसामयिक मुद्दे, जिनमें सबसे बड़ी प्रादेशिक भिन्नताएं, हमारे भारत में जो प्रादेशिक भिन्नताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। गरीबी, भारत की एक सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बड़ी समस्या है, वो गरीबी है। वैश्वीकरण और पर्यावरण पर विकास का प्रभाव, आज जो मानव विकास कर रहा है, जिस तीव्र गति से विकास कर रहा है, इस विकास का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम अगर देखें तो इसका हमारे जो विकास का दुष्प्रभाव आज हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। क्योंकि मानव ने निरंतर संसाधनों का, अपने पर्यावरणों का उपयोग न करके उसका शोषण किया है। अपने विकास के लिए निरंतर पर्यावरण में हानि पहुंचाई है और उसका प्रतिफल है कि पर्यावरण का विकृत रूप आप देखने को मिल रहा है, जिसमें आप कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं अनेकों प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। सामाजिक एवं जातीय तनाव, हमारे भारत, क्योंकि हम पहले से भी पढ़ते आए कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, जातियां पाए जाते हैं और ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है। धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आए दिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, देश के अंदर तनाव पैदा करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही पुराने समय से अगर हम देखें तो हमारी महिलाओं, यानी लिंग भेद, महिलाओं पर हमेशा से भेदभाव किया जाता है। तो ये भी हमारे भारत का एक बहुत बड़ा समस्या है, मुद्दा है ये, और इसका भी हम अध्ययन करेंगे।
इन महिलाओं का किस प्रकार से उत्थान कर सकें, महिलाओं को उनका सशक्तिकरण कर सकें, इसका भी अध्ययन हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपके 5 यूनिटें हैं जिसका अध्ययन हम इस भारत के भूगोल में करेंगे। तो आगे की जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।